हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। पृष्ठभूमि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में यूरोपीय महाद्वीप का राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण हो गया। सभी देश एक दूसरे की शक्ति से भयभीत होकर अपनी सुरक्षा के लिए मित्र देशों के साथ गुप्त एवं कूटनीतिक संधियां करने में व्यस्त थे। पूर्वी समस्या का भी एक जटिल एवं विकृत रूप हो गया था। 1907 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां दो विरोधी सैनिक शिविरों में विभाजित हो गईं। यूरोपीय शक्तियों के माध्यस्थन 1914 ईस्वी में युद्ध का विस्फोट हो गया। शीघ्र ही इसकी भयंकर आग ने संपूर्ण विश्व को घेर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण गुप्त एवं कूटनीतिक संधियां, साम्राज्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद की भावना, उग्र सैनिकवाद, केसर विलियम द्वितीय का चरित्र। गुप्त एवं कूटनीतिक संधियां। सन 1914 ईस्वी में संपूर्ण यूरोप दो शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया। जर्मन के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने फ्रांस को यूरोपीय राज्यों से अलग रखने के लिए गुटबंदी प्रथा को जन्म दिया। बिस्मार्क की मृत्यु के बाद जर्मन के सम्राट केसर विलियम ने गुटबंदी प्रथा को महत्व दिया। उन्होंने विश्व राजनीति की नीति अपनाई। एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम ये हुआ कि एक गुट दूसरे गुट की रियासत देखने को तैयार नहीं था, क्योंकि इससे उसकी दुर्बलता समझी जाती थी। बिस्मार्क ने गुप्त संधि शांति की रक्षा के लिए प्रारंभ की थी और ये युद्ध का कारण बनी। साम्राज्यवाद। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में साम्राज्यवाद को विशेष प्रोत्साहन दिया। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्र अपना साम्राज्य विस्तृत करने की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने अपने उद्योग धंधों को संचालित करने के लिए पक्के माल तथा कच्चे माल की बिक्री के लिए बाजारों की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए वे अपने उपनिवेशों की स्थापना में जुट गए। इस प्रतिस्पर्धा के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अशांति व अराजकता फैल गई। उग्र राष्ट्रवाद की भावना। सन 1860 से 1914 ईस्वी के काल में यूरोप के इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम आदि देशों में राष्ट्रीय की भावना प्रबल थी। इस भावना के कारण ही प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने और अन्य राष्ट्रों की अवहेलना करने से तत्पर थे, जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तनाव बढ़ने लगा था। ये सभी देश अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए एशिया, अफ्रीका और अन्य प्रदेशों में संघर्ष करते रहे। इन देशों ने अन्य देशों को लूटना, उन्हें गुलाम बनाना व उनके शोषण करना आरंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप अनेक राष्ट्रों में परस्पर तनाव, घृणा, संघर्ष उत्पन्न हो गया। उग्र सैनिकवाद। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी के बाद फ्रांस में अनिवार्य सैनिक शिक्षा और सैनिक सेवा लागू हो गई। फ्रांस के इस सैनिकवाद ने यूरोप के विभिन्न देशों में सैनिकवाद को प्रोत्साहन दिया। यूरोप के देशों ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था कि राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिए तैयार तत्पर रहना आवश्यक है। इस भावना के कारण यूरोप में अस्त्र के निर्माण में तेजी आ गई। केसर विलियम सेकंड के काल में इंग्लैंड और जर्मन में नौसेना शक्ति के विस्तार में प्रतियोगिता चरम सीमा पर पहुंच गई। केसर विलियम द्वितीय का चरित्र। 1890 ईस्वी में जर्मन के चांसलर बिस्मार्क के पतन के बाद सम्राट विलियम सेकंड ने जर्मन की अंतर्राष्ट्रीय व विदेश नीतियों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। वे एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वे सुदृढ़ नाविक और शक्ति को जर्मन की सर्वश्रेष्ठ कुंजी मानता था। उसकी विदेश नीति का आधार विश्व राजनीति था। वह जर्मन जाति को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाति मानता था। उस समय इंग्लैंड जल सेना की दृष्टि से विश्व का सर्वोच्च देश था। देशों से संधियां करने को विवश होना पड़ा, जिसके फलस्वरूप यूरोप दो विरोधी गुटों में विभाजित हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 36 देशों ने भाग लिया। दोनों पक्षों की ओर भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 6 करोड़ 50 लाख थी, जिसमें लगभग 1 करोड़ 30 लाख मारे गए, 2 करोड़ 20 लाख हताहत हुए तथा 70 लाख सैनिक अपाहिज हो गए। राजतंत्रीय सरकारों का पतन। इस युद्ध के फलस्वरूप 3 राजवंशों का पतन हो गया। सन 1923 में टर्की के उस्मानी वंश का पतन हो गया। पोलैंड, बुल्गारिया और फिनलैंड की निरंकुश सरकारों का भी अंत हो गया।
जनतंत्रीय भावना का विकास। इंग्लैंड ने ये घोषणा की थी कि उसका उद्देश्य प्रजातंत्र की रक्षा करना था। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने घोषणा की थी कि निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी सरकारों से विश्व को सुरक्षित रखने तथा प्रजातंत्र की भावना की रक्षा करने के लिए अमेरिका ने विश्व युद्ध में भाग लिया था। इस प्रकार युद्ध काल में केंद्रीय शक्तियों के विरुद्ध मित्र राष्ट्र द्वारा की गई घोषणा ने प्रजातंत्र की भावना को प्रोत्साहन दिया। युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात जब विभिन्न देशों के राष्ट्रतंत्रीय सरकारों का पतन हो गया तो उसका ध्यान प्रजातंत्र सरकारों ने ले लिया। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना व्यक्त हो गई। ये निश्चित किया गया किसी देश की सीमा का निर्धारण करते समय उस देश की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विल्सन ने अपने 14 सूत्रीय सिद्धांत में भी इस सिद्धांत को प्रमुख स्थान दिया। यद्यपि सम्मेलन के सदस्यों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण विल्सन के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया, परंतु वे इस सिद्धांत को पूरी तरह अवहेलना भी नहीं कर पाए। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास। युद्ध के विनाशकारी परिणामों ने सभी देशों की राजनीतिकों की आंखें खोल दी और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विश्व में शांति सद्भावना स्थापित करने के लिए परस्पर मैत्री एवं सहयोग आवश्यक है। इस भावना के आधार पर सन 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के सदस्य इस भावना से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भविष्य में विभिन्न देशों की समस्याओं की बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का निर्णय ले लिया। राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी निर्णय के फलस्वरूप की गई थी। इसके बाद है आर्थिक परिणाम। भीषण विनाश। इसमें 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया। उसमें से 1 करोड़ 30 लाख मारे गए, 2 करोड़ 20 लाख घायल हो गए तथा 70 से 80 लाख अपंग हो गए। इस प्रकार की भीषण विनाश था। जनता को कष्ट। आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य जनता पर कर लगाकर सरकारों ने जनता के कष्टों में आर्थिक वृद्धि कर दी, जिसके फलस्वरूप उसमें असंतोष बढ़ गया। युद्ध का ऋण एवं क्षतिपूर्ति। युद्ध समाप्त होने पर सभी देशों का राष्ट्रीय ऋण का भार पड़ा, ऐसा अनुमान है। फ्रांस पर 1474 720 लाख फ्रैंक तथा जर्मन पर 6,000 लाख मार्क राष्ट्रीय ऋण था। ये आंकड़े इस बात से स्पष्ट प्रमाण है कि दो पक्षों का युद्ध में अपार व्यय हुआ था। उद्योग वाणिज्य की अवनति। सभी देशों ने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति, समय, धन एवं ध्यान लगा दिया था, जिसके फलस्वरूप उद्योग, व्यापार, कृषि एवं वाणिज्य का विकास अवरुद्ध हो गया। उत्पादन क्षमता का ह्रास हो जाने से उन्हें जनता की आवश्यकताओं की वस्तुओं का आयात करना पड़ा। उत्पादन घट जाने के कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई, जिसके कारण जनता भूखी मरने लगी। धन का विनाश। इस युद्ध में प्रत्यक्ष रुपये से लगभग 10 अरब रुपए की धनराशि व्यय हुई तथा अप्रत्यक्ष रूप से व्यय की गई धनराशि का अनुमान लगाना असंभव है। विश्व के महान अर्थशास्त्रियों का मत है कि मार्च 1815 ईस्वी में अकेले इंग्लैंड का युद्ध का व्यय 15 लाख पाउंड प्रतिपादित था, जो बढ़ाकर सन 1917 से 18 में 65 लाख पाउंड प्रतिपादित हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।